Hey CVT aspirants, welcome back to your own channel ODC. My name is Sneha Sharma and I am a perfect scorer of 250 out of 250 in CVT History 2026. So yeah, today I'll be sharing my honest strategy that helped me score 100 percentile in CVT History and मैंने कैसे बोर्ड्स को और CVT को साथ में मैनेज किया, क्या क्या मिस्टेक्स है जो हम करते हैं, क्या एक लास्ट में आपके लिए सरप्राइज मास्टर टिप भी है जिसने इंश्योर किया कि मेरे फुल मार्क्स आए, मतलब परफेक्ट स्कोर. सो या एंड बिकॉज ऑफ दैट हिस्ट्री मार्क्स मुझे बहुत ज़्यादा एज मिली, अपने मेरा ओवरऑल रिजल्ट जो बूस्ट हो गया एंड आई गॉट इन टू माई ड्रीम कॉलेज, दैट्स हिंदू कॉलेज. ऑल राइट, सो स्टार्टिंग विद द हिस्ट्री स्ट्रैटेजी. First of all, the mistakes which we all make. Actually, I've written everything in this diary so that आपका भी टाइम वेस्ट ना हो एंड हम स्ट्रेट टू द पॉइंट बात करें. एंड प्लीज रिमेंबर वन थिंग, आई एम हियर नॉट टू टीच हिस्ट्री टू ऑल ऑफ यू गाइज इन दिस पर्टिकुलर वीडियो. आई एम जस्ट गोना शेयर माई स्ट्रैटेजी एंड ऑल्सो आई विल बी शोइंग एट लास्ट समथिंग स्पेशल टू ऑल ऑफ यू, like which guaranteed me full marks. Okay, so yeah, starting with the first mistake. हम स्टार्टिंग से जब हम CVT की तैयारी करते हैं तो हम क्या करते हैं, रेंडमली डेट्स को मेमोराइज करना स्टार्ट कर देते हैं, विच इज़ अ वेरी बिग मिस्टेक. बिकॉज स्टार्टिंग में हमें क्या करना है, आपके डोमेन्स यानी कि आपका जो हिस्ट्री है, पोल साइंस वगैरह, आज हम पर्टिकुलरली हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो हिस्ट्री का जो बोर्ड्स का सिलेबस है एंड जो CVT का सिलेबस है वो कम्प्लीटली ओवरलैप करता है. बट कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आती है CVT में जो होती तो आपके NCERT से ही हैं, बट बोर्ड्स में भी आजकल उससे क्वेश्चन आते हैं बट इतने नहीं आते हैं, तो हम उन पर ध्यान नहीं देते. तो वो कौन सी चीज़ें हैं वो भी हम देखेंगे. ओके, और आप सबसे बड़ी गलती ये करते हो कि आप ये सोचते हो कि CVT की प्रेप हिस्ट्री के लिए पर्टिकुलरली और जो बोर्ड्स की है वो डिफरेंट चीज़ें हैं. हाउएवर दिस इज़ नॉट ट्रू एट ऑल, क्योंकि आपका सिलेबस सेम है. तो जितने अच्छे से आप अपनी बोर्ड्स के लिए प्रेप करोगे, बोर्ड्स में भी तो MCQ आते हैं ना, उनकी भी प्रेप करते हो आप, तो लास्ट में आपको मतलब अराउंड 1 मंथ तो पक्का मिलता है, कई बार 1.5 मंथ भी मिल जाता है प्रेप करने के लिए. तो आप ईजिली उस टाइम पे सारी चीज़ों को रिवाइज करके फुल मार्क्स ला सकते हो. ओके, अब थर्ड चीज़ है, आप मल्टीपल सोर्सेज गैदर करते हो जस्ट बिकॉज कि ये CVT है. कई बच्चे तो बोर्ड्स के लिए भी मल्टीपल सोर्सेज, रेफरेंस बुक्स वगैरह यूज़ करते हैं. दिस इज़ अ वेरी बिग मिस्टेक. मैं स्टार्टिंग से, जब से मैं 9th क्लास से पढ़ रही हूँ ना, 9th 10th 11th 12th, बिलीव मी, लाइक बोर्ड्स में मेरे फुल मार्क्स आए थे सोशल साइंस में एंड अभी CVT में मेरा फुल स्कोर आया है. सो मैंने सिर्फ एक ही चीज़ फॉलो की है, NCERT. NCERT इज़ योर बाइबल. ओके, या फिर गीता बोलो, आप कुछ भी बोलो, NCERT को ही चलना आपको लेके. रेफरेंस बुक में कई बार एक्स्ट्रा मटेरियल होता है जो हमारे काम का नहीं होता है. एंड मैं आपको बताती हूँ, मैं आपको लिख के दे सकती हूँ कि CVT में एक एक लाइन है ना, उसकी वर्डिंग भी चेंज नहीं करके बिल्कुल सेम NCERT से उठा के ऐसी कैसी स्टेटमेंट्स देते हैं. ओके, तो आपको मल्टीपल सोर्सेज नहीं रखने हैं, NCERT ही. वरनी और नेक्स्ट मिस्टेक है कि आप NCERT को प्रो की तरह नहीं रीड करते हो, जो कि मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे करना है. ओके, ऑल राइट. सो सबसे पहले आपको फर्स्ट थिंग जो आपको दिमाग में रखनी है, आपको बोर्ड्स पे फोकस करना है. बोर्ड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, टाई ब्रेकर के लिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं. CVT में जब आपको 2 बच्चों के सेम मार्क्स आए होते तो जब सीट किसको मिलेगी 12th के मार्क्स डिसाइड करते हैं, दैट्स अनदर थिंग. बट क्योंकि आपका सिलेबस बहुत ज़्यादा ओवरलैप हो रहा है तो उस पर्सपेक्टिव से भी आपको बहुत सीरियसली लेना है अपने हिस्ट्री के बोर्ड्स को. ओके, एंड सेकेंड थिंग, अब आप सोचोगे CVT में तो सिर्फ MCQs आते हैं, तो बोर्ड्स में हमें लॉन्ग क्वेश्चंस वगैरह भी लिखने होते हैं, शॉर्ट आंसर भी लिखने होते हैं, तो वो क्यों इंपॉर्टेंट है, हम क्यों उन पे भी ध्यान दें अगर हमारा एम सिर्फ CVT में अच्छा स्कोर करना है. तो द आंसर इज हियर. CVT में क्या होता है, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके हिस्ट्री में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आपका बुद्धिज्म जैनिज्म वाला चैप्टर है, आई गेस इट्स चैप्टर नंबर 4 ऑफ द पार्ट 1. ओके, तो उसमें क्या होता है, उसमें है बुद्धिज्म के फीचर, जैनिज्म के फीचर्स. ओके, तो आप अगर उसको शॉर्ट आंसर में देखते हो तो आपको NCERT की लाइन टू लाइन याद है वो, और उसी क्वेश्चन को क्या करेंगे, उसी को MCQ फॉर्मेट में दे देंगे. बोलेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर फीचर्स ऑफ बुद्धिज्म. तो उसमें आपको ऑप्शन दे देंगे, उसमें से एक फीचर जैनिज्म का लिख देंगे और आपको बताना होगा 1 2 3 सही है, 2 3 4 सही है, ऐसे करके स्टेटमेंट बेस्ड. तो ये आपके तभी स्ट्रांग होंगे जब आपकी आंसर राइटिंग अच्छी होगी बोर्ड्स में, तब आपको एक एक्स्ट्रा एज मिलेगी उसमें. एंड क्योंकि कई बार वो क्या करते हैं कि NCERT की ऐसी किसी लाइन उठा के दे दी और नोट लगा दिया बीच में, जो आप देखते नहीं हो, जिसकी वजह से गलती होती है. नोट लगा दिया या फिर कुछ और लगा दिया. तो NCERT की जो वो कैब है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार वो कॉम्प्लेक्स होते हैं तो वो एज इट इज़ वर्ड देते हैं, तो आपको कई बार फिर समझ नहीं आता वो क्या लिखा हुआ है. तो आपको मीनिंग अच्छे से समझना है, NCERT का रटना कुछ भी नहीं है.
ओके, कमिंग ऑन टू सेकेंड थिंग, सोर्सेज। जो हिस्ट्री की बुक्स में आपके साइड में ब्लू कलर में, पर्पल कलर में बॉक्सेस होते हैं, कुछ सोर्सेज होते हैं, कुछ नॉर्मल बॉक्सेस होते हैं, कुछ डेफिनेशंस होती है छोटे छोटे बॉक्सेस वाली, जो आपके हाईलाइटेड होते हैं ना चैप्टर में, कुछ चीज़ें उनकी साइड में डेफिनेशंस होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सोर्सेज आपके जो बोर्ड्स है उसमें तो चलो फिर भी वो सोर्स दे देते हैं एंड आपको देख के क्वेश्चन आंसर करने होते हैं वटएवर, बट सीयूईटी में क्या करते हैं, वो सोर्स दे देंगे आपको, बट उसमें वो सोर्स कहाँ से लिया गया है उसके एमसीक्यू बना देंगे। तो अगर आपने सारे सोर्स पहले से नहीं पढ़ रखे होंगे तो आप नहीं गेस कर पाओगे कि वो सोर्स कहाँ से लिया गया है। ओके, एंड ऑल्सो सोर्स बहुत इंटरेस्टिंग होता है एंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको चैप्टर की इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो सोर्सेज आपको बहुत अच्छे से करने हैं, साथ साथ में करते जाना है बोर्ड्स के, क्योंकि अब आजकल क्या होता है कि बोर्ड्स में भी कई बार ऐसा करते हैं कि वो शुरू वाला पार्ट हटा देते हैं कि दिस सोर्स हैज़ बिन टेकन फ्रॉम दिस बुक, और ये बुक इतने से इतने के बीच में लिखी गई थी। तो सोर्सेज की जो फर्स्ट सेकंड लाइन होते हैं ना, उसमें बहुत क्रूशियल इन्फॉर्मेशन होती है, कई की लास्ट में होती है क्रूशियल इन्फॉर्मेशन, जो डायरेक्टली वो आपका एमसीक्यू बना के पूछ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक सोर्स आपका सेकेंड चैप्टर में उसमें क्या था, मैंने वो पढ़ा था उस टाइम पे, उसमें ना नीचे पूरा सोर्स लिखा होता, पूरी कहानी सी बना के, मुझे लगा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैंने सोचा एक बार पढ़ लेती हूँ। जब मैंने उसको पढ़ा तो नीचे मैंने देखा उसमें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट था। उसमें लिखा होता कि कोडू मनाल नाम की एक जगह थी तमिलनाडु में, वहाँ पे एक बीड मेकिंग इंडस्ट्री थी। तो वहीं से मुझे एक एमसीक्यू मिल गया। अब जब आप एग्जामिनर के पर्सपेक्टिव से एनसीईआरटी को ऐसे पढ़ोगे तो आपका मार्क्स कटेगा ही नहीं, कट ही नहीं सकता है। ओके ओके, कमिंग ऑन टू द ब्लू बॉक्सेस, तो साफ साफ बता देती हूँ, देखो इन्होंने बोल रखा है सीबीएसई वालों ने कि डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं पूछते इनमें से, बट उन्होंने तो ये भी बोला कि टाइमलाइन को मेमोराइज नहीं करना, बट मेरी बारे में हिस्ट्री में टाइमलाइन से क्वेश्चन आए थे, बोर्ड्स में भी एक एमसीक्यू दे दिया था उन्होंने, वो मेरा फिर मैंने अच्छे से रिवाइज नहीं किया था उस टाइम पे, तो गलत हो गया था वो। ओके, ऑल मैं तो 3-4 बार पढ़ के गई थी टाइमलाइन, फिर भी वो गलत हो गया, बुक्स से रिलेटेड था, कुछ क्रोनोलॉजी में अरेंज करनी थी बुक्स। ओके, नेक्स्ट चीज़ डेफिनेशन, मैंने आपको बताया जो साइड में बॉक्सेस होते हैं डेफिनेशंस, वो बोर्ड्स में इतना नहीं पूछे जाते, बट सीयूईटी में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक आपके जो लास्ट के चैप्टर्स हैं उनमें कुछ साइड में टेबल्स बनी है, उसमें लिखा हुआ है कि कौन सा लीडर किस कॉन्स्टिट्यूएंसी से आया है, या फिर ऐसे लिखा हुआ है कि कौन सा लीडर था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, उसके पास कौन सी कमेटी थी, कौन किसका चेयरपर्सन था। तो वो सारे फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं सीयूईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। टाइमलाइन मतलब सीयूईटी के लिए तो बस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, टाइमलाइंस बोर्ड्स के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बोर्ड्स में एक क्वेश्चन आया था मैंने आपको बताया, पर टाइमलाइन सीयूईटी में बहुत भर के पूछी जाती हैं। और मुझे स्पेशली मैं बताऊँ ना, मुझे चैप्टर के अंदर की डेट्स इजीली याद हो जाती थी, बट टाइमलाइन में ऐसी ऐसी चीज़ें दी होती है जो हमने पढ़ी नहीं होती हैं। तो आप एक कंटेक्स्ट सेट करो, आप उनको बस रटो मत, आप उनको जितनी बार गो थ्रू करोगे ना जस्ट उतनी बार वो आपके दिमाग में बैठेगी। एंड क्योंकि आपका पेपर एमसीक्यू बेस्ड है तो उसमें थोड़ा सा चांस है कि अगर आपने 1-2 बार भी पढ़ा होगा ना तो आपको याद आ जाएगा। ओके ओके, नेक्स्ट क्रोनोलॉजी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको रिवीजन से ही डेट्स लर्न होगी, एंड डेट्स को आपको रैंडमली मेमोराइज नहीं करना है। पहले मैं बताऊँ, आपको चैप्टर को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। ओके, जब आप चैप्टर को अंडरस्टैंड करोगे तो फिर अपने दिमाग में सोचो कि पहले ये हुआ फिर ये हुआ, फिर वो डेट्स को लर्न करो। डेट्स को आप कैसे याद कर सकते हो, अपने किसी फ्रेंड के या अपने फैमिली मेम्बर के किसी बर्थडे से कनेक्ट करके कुछ डेट्स याद कर सकते हो, या फिर कई बार क्या होता है कि एक ही डेट पे मल्टीपल इवेंट्स हुए होते हैं तो उन इवेंट्स को लिस्ट डाउन कर लो ताकि आप बाद में कंफ्यूज ना हो। ओके, तो ये चीज़ है। ओके, नाउ प्रैक्टिस, जितना हो सके प्रैक्टिस करो, पीवाईक्यूज को एमसीक्यूज लगाओ जितने हो सकते हैं, बहुत सारे आपको ज़रूरत है। एंड मैं बताऊँ स्पेशली मैंने सिर्फ 2025 के, लाइक मैं 2026 के एस्पिरेंट थी तो मैंने 2025 के पेपर्स लगाए थे। अराउंड लाइक एक ही ईयर के आपको 25 पेपर मिल जाते हैं, उसमें 50 वो होते हैं क्योंकि शिफ्ट्स में होते हैं ना पेपर। तो अगर आपने 1 साल के भी कर लेना अच्छे से, क्योंकि 2025 का लेवल काफ़ी अच्छा था और इस बार काफ़ी अच्छा लेवल था, तो अगर आपने 2025 और 26 के कर लेना तो समझ लो आपका आधा से ज़्यादा काम तो वहीं पे डन हो गया है। ओके, पर एक मिस्टेक, आप जब भी उनको करो एमसीक्यूज को, तो जो भी आपका गलत हो ना, या तो अपनी बुक में ढूंढो जाके, मतलब हर एक चीज़ आपको बुक में मिलेगी, उसे उधर जाके ढूंढो, उसको हाईलाइट करो, या फिर अलग से आप अपनी एरर नोटबुक मेंटेन कर सकते हो। ओके ओके, नाउ कमिंग टू द मास्टर टिप जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। सो ये आप नोटबुक देख रहे हो, दिस इज़ द सेपरेट नोटबुक विच आई हैड मेंटेन्ड फॉर माई सीयूईटी हिस्ट्री। एंड इसमें मैंने क्या किया था, फैक्ट्स लिखे होते हर चैप्टर के, लाइक कैसे मैं दिखाती हूँ। जैसे अब सबसे पहले चैप्टर आता है ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स, उसमें हमें पता है कि बहुत सारी लोकेशंस दे रखी है एंड उधर क्या क्या मिला था वो दे रखा है, और ये मैच इट के फॉर्म में पूछ लेते हैं। तो मैंने क्या किया, देखो इधर लिखे हैं
मटीरियल, मटीरियल कहाँ पे क्या मिला है, एंड इधर लोकेशन लिखी हुई है ऐसे। तो ऐसे करके आप एक टेबल बना सकते हो फर्स्ट चैप्टर की। मतलब आपको पता होना चाहिए कि हर चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट है फ्रॉम फैक्ट पॉइंट ऑफ व्यू। कुछ चीज़ें आपके क्वेश्चन आंसर में हो जाती है आपके प्रिपेयर, तो आपको पूरी एनसीईआरटी नहीं छापनी है। इधर जो मेन फैक्ट जो आपको एग्जाम से पहले जस्ट रिवाइज करने हैं, जो फैक्ट्स होते हैं जो आपको समझना का इतना नहीं होता जिसमें, वो आपको लिखने हैं इसमें। हर एक चैप्टर में टाइमलाइन बना दी थी। एंड फॉर एग्जाम्पल अदर चीज़ें क्या हो सकती है, देखो बहुत सारे चैप्टर हैं हिस्ट्री में आपके जहाँ पे बुक्स हैं और उनके ऑथर दिए हुए हैं, कुछ चैप्टर के बीच में है, कुछ टाइमलाइन में से हैं, वो सारे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन तो उनमें से आता ही आता है ऑलमोस्ट। ओके, तो देखो चैप्टर 1 में भी जो सोर्सेज है ना, सोर्सेज के नीचे देखना आप, उधर लिखा है कि लाइक अर्ली इंडस सिविलाइजेशन, ये बुक, और साइड में उसके उसका नाम दिया ऑथर का। तो डायरेक्टली कहीं नहीं लिखा होगा, आपको ऐसी ऐसी चीज़ें ढूंढनी है। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, इधर मैंने बुक्स लिख रखी है एंड दूसरी साइड मैंने ऑथर्स लिख रखे हैं। ओके ठीक है, तो ऐसे करके आपको लिखना है। और बाकी जो भी कुछ वन लाइनर फैक्ट्स आपको लगते हैं वो आप नोट डाउन कर सकते हो। ओके, और हर एक चैप्टर की आप बना सकते हो टाइमलाइन। मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने कुछ की बना रखी है तो मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, इसके भी दो तरीके हो सकते हैं। देखो मैंने क्या किया, कुछ चैप्टर्स में तो जो एनसीईआरटी के अंदर की डेट्स है और जो टाइमलाइन है उनको मर्ज करके पूरी अपनी डेट्स की शीट बनाई है। देखो इधर मैंने लिखा है जो भी डिकेड वगैरह 1440s वगैरह जो भी है। फिर इधर मैंने देखो लिखा हुआ है, इधर मैंने लिखा है ट्रैवलर का नाम, कौन कौन से ट्रैवलर थे इस टाइम पीरियड के अराउंड, फिर उन्होंने क्या डिस्क्रिप्शन दी थी इंडिया के बारे में, क्योंकि ये भी मैच में आ सकता है, आप कंफ्यूज ना हो इसलिए ऐसे बना सकते हैं। और ये मैंने बोर्ड्स के साथ बनाए थे, बोर्ड्स में भी इस सब ने मेरी बहुत हेल्प की। ओके, जनरली बहुत हेल्प की। अब देखो, अब जो टाइमलाइन है ना, टाइमलाइन से बच्चे सोचते हैं सिर्फ और सिर्फ आपके जो डेट्स वाले क्वेश्चन आते हैं, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। डेट्स वाले तो बल्कि कम क्वेश्चन आते हैं, उससे ज़्यादा क्वेश्चन आपके फैक्ट वाले आते हैं। फॉर एग्जाम्पल टाइमलाइन में ही आपको बहुत सारे बुक्स एंड ऑथर्स मिल जाएंगे, तो वो आपको अलग से सेपरेटली नोट डाउन करनी है। दिस इज अ मास्टर टिप, मैं आपको बता रही हूँ आपको क्या क्या अलग से सेपरेट करना है टाइमलाइन में से। ओके, फर्स्ट थिंग ये होगी। सेकेंड थिंग क्या करते हैं, आपका पब्लिकेशन देते हैं और पब्लिशर का नेम देते हैं, उसका ईयर वो बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी ने कुछ चीज़ पब्लिश करी, उसका ईयर क्या है। थर्ड चीज़ क्या देती है, बुक्स, और उस बुक में क्या लिखा है, मतलब द थीम ऑफ द बुक, द सब्जेक्ट ऑफ द बुक, ऐसे दे देंगे। और ये मोस्टली थर्ड चैप्टर के लास्ट में मिलेगा आपको। ओके, अदर थिंग जो मैं आपको बताना चाहूँगी इज दैट इसमें क्या है, कई भी टाइम पीरियड दिए हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल बुक के अंदर आपके दिया हुआ है क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत, उसमें बुक के अंदर लिखा है 1919 टू 1966। ओके, और आपके टाइमलाइन में एक लास्ट में दिया हुआ है कि 1973 में क्या था, G.A.B. वैन ब्यूटनन नाम के एक पर्सन थे, इंग्लिश ट्रांसलेशन की थी इन्होंने क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत की। अब हो सकता है आप डेट के पीछे पड़ जाओ, उसको रट्टा मार लो, बट पूछे क्या कि इंग्लिश ट्रांसलेशन किसने की थी, अपने क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत की इंग्लिश ट्रांसलेशन किसने की। तो अगर आपने एक बार भी इससे गो थ्रू किया होगा ना कि जैब वैन ब्यूटनन, तो आपको याद आ जाएगा। सो दिस इज द थिंग, टाइमलाइन आपकी डेट्स के लिए इंपॉर्टेंट तो होती है, बट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बाकी सारे फैक्ट्स के लिए। ओके, और देखो सेकंड चैप्टर है, उसमें बहुत सारे किंगडम है, उनका रीजन कौन कौन सा है वो अच्छे से ध्यान रख लेना। टाइम पीरियड मेनली वॉर एंड एम्पायर का। एंड ये जरूर आता है एक क्वेश्चन, मैं आपको बताती हूँ, जैसे सतवाहनाज है, चोला चेरा पांड्याज है, इंडो ग्रीक्स हैं, शकज हैं, कुशानाज, गुप्ताज, इन सबको क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना होगा। आपको 4 दे देंगे एम्पायर्स और बोलेंगे कि इनको क्रोनोलॉजी अरेंज करो, पहले कौन सा है बाद में कौन सा है, इनमें बहुत कन्फ्यूजन होती है, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। ओके, ऑल राइट, अभी और बताती हूँ। अब इंपीरियल कैपिटल विजयनगरा में बहुत सारे ट्रैवलर्स हैं, उन्होंने क्या क्या डिस्क्रिप्शन दिए, सोर्सेज में से बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो भक्ति सूफी ट्रेडिशन है उसमें लास्ट में इतने सारे दिए हैं ना भक्ति सेंट्स और उनका जो रीजन है, ये लास्ट तक बहुत कंफ्यूजिंग हो गया था मेरे लिए। तो इसमें देखो, इसमें डेट्स तो बहुत सारी है, बट इसमें आपको रीजन याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल लाल देद, ये जो संत थे वो कौन से रीजन से आए थे, तो टाइमलाइन से डायरेक्ट आपकी डेट्स के क्वेश्चन ही नहीं बल्कि बाकी क्वेश्चन भी बनते हैं। ओके, so this is how I had maintained my whole notebook, and this is how you also have to maintain it. नॉर्मली बनाओ, कोई ज़रूरी नहीं है, जैसे स्टार्टिंग में तो मैंने बहुत अच्छे से करा, जैसे रॉ मटेरियल सोर्सेज वगैरह सब कुछ दिया हुआ है इसमें, सो यू कैन टेक अ लुक एट इट। एंड मैं कम्युनिटी पोस्ट पे इसकी कुछ पिक्चर्स शेयर कर दूँगी सो दैट यू कैन गेट एन आइडिया ऑफ हाउ टू प्रिपेयर योर नोटबुक। So yeah, that's it for today. Stay connected for more such videos, and English का the videos are on the line, so चल रहा है। And if you want any help in history, political science, economics or English, do comment down,
and I'll try to address all your queries regarding CUET. And bye bye. I hope you like the video. Subscribe to the channel. Bye bye.